लास्ट टाइम कंटिन्यूटी हो गया था अपना पूरा। कंटिन्यूटी के बारे में बात कर ली थी कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, ब्रेक नहीं आना चाहिए और कैसे चेक करते हैं ये सब बातें। तो इस चैप्टर का जो तीसरा पार्ट है और ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा ही पार्ट है, वो है डिफरेंशियबिलिटी। वो लिखो, आज से वो चालू करें। डिफरेंशियबिलिटी भी कहते हैं, डेरिवेबिलिटी भी कहते हैं इसे। इसमें कुछ नहीं, बेसिक्स तुम्हें पता ही है सबको, ट्वेल्थ में पढ़ा ही हुआ, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उसमें। मान लो तुम्हारे पास एक कर्व है ये वाला, यहां पर एक पॉइंट है ए पॉइंट है x कोमा एफ एक्स। इसका x कोऑर्डिनेट x है। अगर fx का ग्राफ बना रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट fx आएगा। भाई अच्छा, आज भी रिफ्लेक्शन कैसे पढ़ रहे हैं? तो x कोमा fx है। अब मान लो मैं यहां पर एक b पॉइंट ले लूं। अगर फिलहाल मैं अगर a और b पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो हमारे पास क्या बनेगी, एक सीकेंट बनेगी। जैसे जैसे मैं b पॉइंट को अपने पास लेकर आता जाऊंगा वैसे वैसे वो सीकेंट क्या होती जाएगी, उस सीकेंट का कर्व के साथ जो एंगल है वो कम होता जाएगा। पड़ी हुई ये चीजें सारी। थोड़ा बी को और पास ले आएंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ए और बी ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर जाएंगे। पूरा कोइंसाइड नहीं करवाना, ऐसा नहीं कि ए को ही बी पॉइंट मान लिया, लेकिन इतना पास आ जाएंगे कि ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर जाएंगे। तब जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन जो है वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट। इससे पहले सेकंड बन रही होगी। तो ये जो टेंजेंट का स्लोप होता है हमारे पास, वही हमें क्या बताता है, उसका डिफरेंशिएशन बताता है। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या बोलते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स जिस रेट से चेंज हो रहा है उस चेंज होने की रेट को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब चेंज होने की रेट क्या होगी, कि मान लो मैंने कहा कि बी पॉइंट जो है वो इसके बहुत पास आ गया, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट में जो दूरी होगी वो बहुत कम होगी। कितनी होगी, कुछ एच होगी, जहां पर एच क्या होगा, जीरो को टेंड करेगा। तो यहां पर एच एक नंबर है जो जीरो को टेंड कर रहा है। तो अगर ए का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स था तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, कुछ एक्स प्लस एच आएगा। एक्स में हल्का सा आगे बढ़ गए, एक्स प्लस एच, जिसमें एच जीरो को टेंड कर रहे हैं। अगर एक्स कोऑर्डिनेट पता है, इसी एक्स कोऑर्डिनेट को एफ एक्स के अंदर पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अगर मुझे अब रेट ऑफ चेंज बतानी हो तो रेट ऑफ चेंज क्या होगी, कि वाई में कितने का फर्क आया, वाई में फर्क आया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, एक्स में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कितने का चेंज आया, पहले एक्स प्लस एच था, बाद में एक्स हो गया, यही फर्क आया। अगर यहां पर एच जो है वो सिग्निफिकेंट होगा, अगर थोड़ा बड़ा नंबर होगा, तो हमारे पास सीकेंट का स्लोप आएगा एक तरह से, या कह लो लंबे इंटरवल के ऊपर रेट ऑफ चेंज आएगी। अगर लंबे इंटरवल के ऊपर रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो कौन सी रेट ऑफ चेंज आता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। वो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। तो अगर मैं यही इंटरवल बड़ा ले लूंगा तो एवरेज रेट ऑफ चेंज आएगा। अगर इसी एच को मैं जीरो की तरफ टेंड करवा दूं तो मेरे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन की चेंज होने की रेट क्या है। तो यह आता है, इसको क्या बोल देते हैं अपने, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। वाई में कितने का चेंज आया है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एक्स प्लस एच में से एक्स गया, कितना बचेगा, एच। इसको हम बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज। पढ़ी हुई ना चीजें, वैसे मैं बस वैसे ही याद करवा रहा हूं कि बी पॉइंट दूर लिए तो सीकेंट बनेगी, पास लेकर आते जाओ टेंजेंट बनना चालू हो जाएगा। सॉरी, इतने पास ले आओ कि कोइंसाइड करे भी नहीं है, सॉरी, और कोइंसाइड होने में कोई कसर भी नहीं बची है। तो जो y में चेंज आया ओवर x में चेंज आया, रेट ऑफ चेंज है। अगर h सिग्निफिकेंट होगा तो एवरेज रेट ऑफ चेंज, अगर h नेग्लिजिबल होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इसी बात को क्या बोलते हैं अपने, इसी चीज को फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कहते हैं, इस चैप्टर में हमारा मेन मुद्दा ये कि अगर फंक्शन हमारा एक ग्रेजुअल चेंज लेकर आ रहा है, अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं कि अगर फंक्शन में थोड़ा सा एक्स में थोड़ा सा चेंज करें तो एफ एक्स में थोड़ा सा चेंज आए, ग्रेजुअल चेंज आए, सडन चेंज ना आए, तो वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर सडन चेंज आ रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज जो है वो धीरे धीरे बढ़नी चाहिए अगर चेंज हो भी रही है तो। अब जैसे बी पॉइंट की बात करिए, बी पॉइंट
ए पॉइंट तक पहुंचने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम राइट से काम करना चालू करें या लेफ्ट से काम करना चालू करें। तो दो टाइप की डिफरेंशिएशन आते हैं हमारे पास, एक आरएचडी एक एलएचडी। लिखो, अगर तुमसे बोल दिया जाए आरएचडी ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए, तो इसका मतलब हम लिखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और बताया हुआ है एच टेंडिंग टू जीरो है तो वो अपने आप इंप्लाइड है, ना भी लिखूं तो जीरो प्लस है। तो आरएचडी का मतलब राइट सॉरी राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये होगा आरएचडी। अगर हम ए पॉइंट पर बात कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से एलएचडी की बात करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर उसकी वैल्यू निकालनी हो एफ एक्स पर तो वो कितनी होगी, दोबारा जो चेंज है एच उसको जीरो की तरफ टेंड करवाएंगे। इस बार हम लिखते हैं एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये तो y का चेंज होगा, x में कितने का चेंज करें, a माइनस एच माइनस ए, सोल्व करके वो आ जाएगा माइनस एच। ध्यान रखना यहां पर ऊपर h आता है, नीचे वाले में माइनस एच आता है। इनको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो रेट ऑफ चेंज क्या है, राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तब रेट ऑफ चेंज क्या है। ठीक है, इंडिविजुअली ये आएगी, नाम भी लिख लो अगर पूरा लिखना चाहो तो। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, अगर एलएचडी आरएचडी दोनों इक्वल हैं, पहली बात तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों फाइनाइट हैं और दोनों इक्वल हैं, तब जाकर हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है हमारे पास वो डिफरेंशिएबल है। तो यहां पर तुम लिखोगे इफ आरएचडी of fx as x tends to a and LHD of fx as x tends to a both exist, are finite and equal, then fx is called differentiable at x equal to a। तो हम बोल देंगे कि x इक्वल टू a पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, आरएचडी को लिखने का एक और तरीका क्या होता है रिप्रेजेंट करने का, डिफरेंशिएशन हम जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स से। तो एफ डैश किस पर निकाल रहे हैं, ए पर निकाल रहे हैं, लेकिन ए के बड़े साइड से निकाल रहे हैं, तो यहां पर लिखते हैं ए प्लस। तो एफ डैश ए प्लस लिखना और आरएचडी लिखना एक ही बात है। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका एफ डैश, क्योंकि ए से छोटे नंबर के लिए बात करें तो ए माइनस लगा देंगे, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया एलएचडी को। याद आ रही होंगी ना चीजें, तो सारी उसमें भी आती है अगर कोचिंग नहीं भी ली, मतलब। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, कुछ बच्चे कभी कभी ये गलत समझ लेते हैं कि अगर टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं तो डिफरेंशिएबल है, टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पा रहे तो नॉन डिफरेंशिएबल है। ऐसा नहीं होता, ये काफी हद तक सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, किसका एग्जांपल हो गया, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 है, सपोज करो y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ पता है कैसा होता है, वैसे ही होता है जैसा एक्स क्यूब का होता है, ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 पर बात करें, यानी 0,0 पॉइंट पर, तो जो y एक्सिस होती है वो इसके लिए टेंजेंट का काम करती है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, y एक्सिस इज टेंजेंट एट 0,0 इस ग्राफ के लिए। तो 0,0 पर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो सोच के देखो क्या आएगा, पावर 1/3 आगे आएगी, नीचे आएगा x की पावर 2/3, नीचे आएगा x की पावर 2/3। उसमें अगर x को 0 पुट करेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 0। 0 बनते ही f डैश x की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट। तो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है इसका, नहीं कर रहा, लेकिन टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दोनों
ठीक है रिलेटेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। हाँ ये जरूरी है कि अगर डिफरेंशिएबल होगा तो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, ये बात पक्की है, लेकिन उसका कन्वर्स सही नहीं है। वो नोट बनाकर लिखवा देता हूं, पर याद रखना ये बात। ऐसा एक केस बनता है वर्टिकल टेंजेंट का केस का, बाकी इसकी ढंग से बात एओडी में करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लो बस ये। कुछ नोट लिखो दो चार। एक बात और मैं बता दूं, बच्चे नॉर्मली वही करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, कम से कम कोशिश करनी है कि तुम्हें डिफरेंशिएट करके बताना हो। जैसे अगर पूछ लिया जाए डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो एफ डैश एक्स हमेशा सही चीज नहीं बता पाएगा हमें। हमें एलएचडी आरएचडी ही लगाकर देख लेना चाहिए कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बाकी सवाल करवाऊंगा, उससे थोड़ा और पता चलेगा, लेकिन वो ध्यान रखना एफ डैश एक्स हमेशा सही चीज नहीं बताएगा हमें। नोट लिखो। इफ एफ एक्स is differentiable at x equal to a, then अगर हमारा फंक्शन x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है तो fx पर x इक्वल टू a पर एक यूनिक टेंजेंट आएगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। In the case of a vertical tangent fx is non differentiable। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब वही है, एक ऐसा टेंजेंट जिसका स्लोप बेसिकली इनफाइनाइट हो, ऐसा टेंजेंट जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। क्योंकि टेंजेंट जब एग्जिस्ट करवाते हैं तब हमें स्लोप को फाइनाइट करने की कोई बाउंडेशन नहीं है। स्लोप इनफाइनाइट भी हो सकता है, नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, लाइन रियल होनी चाहिए। तो स्लोप अगर इनफाइनाइट आ रहे तो एफ डैश एक्स इनफाइनाइट आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। लेकिन साथ के साथ टेंजेंट की जो लाइन आएगी वो रियल होगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। दूसरी बात मैंने यहां पर लिखी है कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होगा तो यूनिक टेंजेंट होगा। कुछ ग्राफ हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे ये बनते हैं बाद में, मतलब 11th-12th में कम ही बनते हैं आईआईटी में। सॉरी, मान लो ये ग्राफ है, अगर मैं इस ए पॉइंट पर बात करूं तो इस ए पॉइंट पर दो टेंजेंट है, ये दो टेंजेंट है। तो मैंने अभी क्या लिखा है कि अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो यूनिक टेंजेंट होगा। तो यहां पर हम किसके बारे में बात करें? फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन है या नहीं है जो ग्राफ बनाया हुआ है? क्यों नहीं है? वर्टिकल लाइन टेस्ट को फिल कर रहे हैं। अगर मैं वर्टिकल लाइन बताया था ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास करना चाहिए। अगर वर्टिकल लाइन बनाऊंगा तो एक ही एक्स पर दो वाई आ जाएंगे, तो ये फंक्शन है नहीं। ये वही वाला काम हो गया कि अगर मैं सर्कल को फंक्शन मानना ट्रीट कर दूं, तो किसी पॉइंट पर दो टेंजेंट आ सकते हैं, लेकिन वो फिर एक कर्व के लिए आएंगे, फंक्शन के लिए नहीं आएंगे। अगर फंक्शन है डिफरेंशिएबल है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक ही टेंजेंट होगा। तो एक्चुअली जब इसको सोल्व करते हैं तो इसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। एक तो जैसे मान लो एक ये वाला हिस्सा हो गया और दूसरे वाला ये वाला हिस्सा हो गया। अब ये दोनों पार्ट ए से पास करें तो येलो वाले पार्ट के लिए अपना एक टेंजेंट आएगा, यूनिक टेंजेंट। जो ग्रीन वाला पार्ट है उसके लिए अपना एक यूनिक टेंजेंट आएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट पर दो टेंजेंट आ सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन के लिए नहीं होंगे, फंक्शन के लिए एक ही टेंजेंट होगा। आ रही है बात समझ? फिगर साथ में बनानी हो तो बना लेना। वैसे ये बस मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी अगर स्टेटमेंट में सवाल आ जाए कि ट्रू फॉल्स बताओ, कि एक स्टेटमेंट लिख दिया कि एक कर्व पर एक पॉइंट पर दो टेंजेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कर्व की अगर बात करें, फंक्शन की बात करें तो नहीं हो सकते, अगर पूछ ले कभी तो। नोट करो इतना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो फिर इसके बाद।
f of x is differentiable at x equal to a, then fx must be continuous at x equal to a. अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, पक्की बात है, पर वही इसका कन्वर्स सही नहीं है, इसका उल्टा सही नहीं है, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो होता ये है एक्चुअली, इसका रीजन भी समझा देता हूं अभी 2 मिनट में, कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये बात तय है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, जरूरी है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है, मतलब ये नहीं कह रहा कि होगा ही नहीं, डज नॉट इंप्लाई का मतलब है जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। तो कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अगर फंक्शन नॉन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तब हम जरूर कह सकते हैं कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मतलब एक तरह से तुम ये कह सकते हो कि कंटिन्यूटी जो है वो डिफरेंशिएबल होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तब तो तुम्हें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है होने वाला, कुछ ही कर लो। कंटिन्यूअस है तो चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। समझ में आ रहा है? बाद में क्वेश्चंस करने में हेल्प करती हैं छोटी छोटी चीजें, सिर्फ स्टेटमेंट में नहीं। कई जगह ऐसा होता है कि हम सोल्व कर रहे हैं, पूछा हुआ है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। अब मान लो मुझे पता चल गया कि x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की, मत्था मारने की जरूरत नहीं है। हालांकि लिखेंगे तो एक लाइन में दिख भी जाएगा कि नहीं है, पर क्यों करना वो भी? रीजन क्या है इसके पीछे कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, उल्टा सही नहीं है, ऐसा क्यों कह सकते हो? नोट कर लियो? हाँ बोल बोल बोल, क्या करिए? ठीक, ये देखो, इसका एक तरह से जो प्रूफ है, थोड़ा काम करना आ जाए। इफ fx इज डिफरेंशिएबल at x equal to a, then LHD and RHD both exist, are finite and equal। ये वही पुरानी बात ही लिख रहा हूं, लेकिन डिफरेंशिएबल होगा तो ये बात तो कह ही सकते हैं ना। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन यही है कि दोनों तरफ से रेट ऑफ चेंज की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, फाइनाइट भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। ये जरूरी है ना, ये तीनों चीजें। तो अगर मैं LHD की बात करूं या RHD की बात करूं, RHD ऑफ fx as x tends to a कितनी आएगी? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a plus h माइनस f of a अपॉन h। सॉरी, अब देखो RHD एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट है। नीचे वाला नंबर कितना बन रहा है? नीचे वाला नंबर कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाला नंबर नॉन जीरो हो, उसको 0 से डिवाइड करें और लिमिट एग्जिस्ट भी कर जाए और फाइनाइट भी हो। दोबारा बोलो, हमें मान लो कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहे हैं और लिमिट जो आ रही है वो एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट आ रही है। तो ये तभी हो सकता है जब 0/0 की फॉर्म बने। अगर ऊपर नॉन जीरो नंबर होगा, नीचे 0 होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। तो ऊपर 0 तो एटलीस्ट बनना चाहिए ना। तो मैं इतना कह सकता हूं कि दिस इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a plus h माइनस f of a, एटलीस्ट ये नंबर 0 को टेंड करना चाहिए, जरूरी है।
अगर ऐसा नहीं होता तो 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो यहां से और क्या बता सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h जो है वो f ऑफ a के इक्वल आना चाहिए। ये बात कह सकते हैं। सेम लॉजिक से अगर मैं LHD में बात करूं, अगर मैं LHD निकालूं fx की एज x टेंड्स टू a, कितनी आएगी? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। दोबारा वही दिक्कत आ रही है, अगर h 0 को टेंड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर 0 को टेंड करे। अगर न्यूमरेटर 0 नहीं होगा तो 0/0 की फॉर्म नहीं बनेगी, और 0/0 की फॉर्म नहीं बनेगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। जरूरी नहीं है कि 0/0 बनेगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी करेगी। जैसे मान लो ये बन गया x अपॉन साइन स्क्वायर x, 0/0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है? नहीं करती ना। साइन स्क्वायर x को किससे रिप्लेस करोगे? x स्क्वायर से। बताया था अगर x 0 को टेंड करे तो साइन x x से रिप्लेस होता है, यहां पर x स्क्वायर बनेगा, यहां पर 1/x बनेगा, नीचे 1/0 बन गया तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो 0/0 बनेगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जरूरी नहीं है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए एटलीस्ट 0/0 की फॉर्म तो बने ही ना। अगर वो शुरू में ही नहीं बनी तो मतलब ही नहीं बनता, सवाल ही नहीं उठेगा। तो इसका मतलब अगर ऊपर 0 बन रहे तो इसका मतलब ये दोनों बराबर आनी चाहिए, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h शुड बी इक्वल टू f ऑफ a। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? फंक्शन की जो a पर वैल्यू है, फंक्शन की a पर जो LHL है और फंक्शन की a पर जो RHL है, वो तीनों नंबर बराबर आ रहे हैं। अगर वो तीनों नंबर बराबर आ रहे हैं तो फंक्शन अपने आप क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली चीज क्यों लिखी है हमने नीचे वाली सेकंड पॉइंट? मान लो कंटिन्यूस है, बराबर आ गए, 0/0 की फॉर्म बन गई, तो जरूरी तो नहीं कि 0/0 की फॉर्म बन रही है तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए कंटिन्यूस है तो जरूरी है कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और अगर डिसकंटिन्यूस आ गया, बीच में ब्रेक आ गया फंक्शन में, तो एक सडन जंप आएगा। सडन जंप आएगा तो रेट ऑफ चेंज क्या होगी? इनफाइनाइट। जैसे मान लो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं या फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं, ये 1 से जस्ट पहले हमारा फंक्शन 1 को टेंड कर रहा था, सीधा जंप मार के नीचे आ गया, तो बहुत ही कम इंटरवल में उसने कितने का जंप मार लिया? 1 का जंप मार लिया। रेट ऑफ चेंज कितनी बोलोगे? इनफाइनाइट। y में चेंज कितने का है? 1 का। x में कितने का चेंज आया? 0 का। तो रेट ऑफ चेंज इनफाइनाइट होगी। तो डिफरेंशिएबल तभी होगा जब रेट ऑफ चेंज फाइनाइट भी होगी और हर तरफ से इक्वल होगी। तो फाइनाइट तो आ ही नहीं रही, तो डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये बात पक्की है। ठीक है, समझ में आए जो बातें बोली? ज्यादा फास्ट हो रहा है इसलिए क्योंकि पढ़कर आए होगे शायद, सारा कुछ ये पढ़ा हुआ है। दिक्कत है तो वैसे पूछ लेना, आराम आराम से भी कर लेंगे। कौन सा फैब तक तुम्हारा सिलेबस पूरा हो रहा है? वैसे भी हाँ भाई, ऑनलाइन वालों चैट दिख नहीं रही, बाकी इसमें पता नहीं क्या दिक्कत है। निधि ने कहा सर एग्जांपल देके बता दो, किस चीज का एग्जांपल? सेकंड पॉइंट का अभी तो बताया, कंटिन्यूअस नॉन। अच्छा, कंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल। जैसे मान लो ये सबसे सिंपल एग्जांपल तो यही बनता है, y इक्वल टू मोड एक्स। y इक्वल टू मोड एक्स का हम ग्राफ जानते हैं, ऐसा होता है। अगर मैं 0 से जस्ट पहले बात करूं, अच्छा लाइन का, ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू माइनस एक्स। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू एक्स। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? स्लोप ही तो होता है बेसिकली। अगर मैं 0 से जस्ट पहले बात करूं तो स्लोप कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। रेट ऑफ चेंज dy बाई डी एक्स -1 आ रही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, 0 के राइट हैंड साइड की बात करें तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स यानी रेट ऑफ चेंज 1 आ रही है। तो एक तरफ -1 है, दूसरी तरफ 1 है, तो LHD RHD इक्वल नहीं आ रहे। LHD RHD इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन तुम देख सकते हो कि कोई भी ब्रेक नहीं आया फंक्शन में, तो कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। सेकंड पॉइंट का एग्जांपल ये हो सकता है। हो गया नोट पूरा?
इसी में तीसरा पॉइंट लिखो, ये बात होगी कि टेंजेंट वाली ये वाली बात होगी। अब इसमें एक तीसरा पॉइंट ये आता है कि मान लो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे ये वाला केस है, लेकिन तुम नोटिस करोगे LHT जो है लेफ्ट हैंड साइड से जो डेरिवेटिव है वो -1 है और राइट हैंड साइड से जो डेरिवेटिव है वो +1 है। दोनों इक्वल नहीं है लेकिन दोनों फाइनाइट है। ये बात कहना सही है? LHT RHT दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों फाइनाइट हैं, इक्वल नहीं है, बस ये दिक्कत आई, तब भी फंक्शन कंटिन्यूस आ रहे हैं। तो इसी में हम ये बोलते हैं कि अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस है ही, लेकिन अगर मान लो LHT RHT फाइनाइट आ जाए, बस इक्वल है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, तब भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। पहले लिखो फिर इसी से समझाता हूं क्या बोलना चाह रहे हैं। If LHT of fx as x tends to a and RHT of fx as x tends to a both exist and are finite, हमें फर्क नहीं पड़ता इक्वल है या नहीं है, इस पर्टिकुलर नोट के लिए इक्वल आगे बहुत बढ़िया, नहीं आए तो भी दिक्कत नहीं है, एग्जिस्ट करते हैं, फाइनाइट है, देन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है, इसका लॉजिक यहीं पर आ रखा है। जो मैंने अभी एक बात एक्सप्लेन करी थी कि LHT RHT एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाइनाइट है और इक्वल है, यहां पर जब मैंने ये लॉजिक बताया कि ये 0 होना चाहिए, 0/0 की फॉर्म बने तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो RHL और f ऑफ a बराबर आएंगे, ये सब बातें यहां पर हमने कहीं पर भी ये बात यूज करी कि RHT LHT इक्वल है, नहीं यूज करी ना। तो अगर LHT RHT एग्जिस्ट मतलब इक्वल ना भी हो, सिर्फ एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो, तो 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, इसके लिए भी अलग बननी चाहिए, इसकी 0/0 फॉर्म अलग बननी चाहिए। अगर वो 0/0 फॉर्म बन गई, तैयार हो गई, तो इसका मतलब न्यूमरेटर दोनों की 0 होनी चाहिए, तो अभी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी की कंडीशन आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो RHT LHT इक्वल होना जरूरी नहीं होता, सिर्फ अगर वो एग्जिस्ट कर जाए और फाइनाइट हो तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद लिखो डिफरेंट केसेस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। बोथ LHT and RHT exist, are finite but not equal। मतलब आखिरी चीज में जाकर दिक्कत आ गई कि फाइनाइट है, एग्जिस्ट करते, इक्वल नहीं आ रहे बस। तो इस केस में हमें क्या मिलता है? शार्प कॉर्नर मिलता है। हमारा जो fx होगा वो सडनली अपनी एक तरह से जो पैटर्न है, जो उसका ग्राफ है, उसको बदल लेगा थोड़ा सा सडनली, एक शार्प पॉइंट। जैसे क्योंकि कई बार हमसे ये पूछता है सिर्फ कि कितने डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स हैं, तो कई क्वेश्चन हम ग्राफ से करते हैं तो ग्राफ से देखने आसान हो जाते हैं, तो हमें ग्राफ में भी पता होना चाहिए कैसा दिखेगा। जैसे मान लो यही मोडेक्स का एग्जांपल ले लो, मोडेक्स में क्या हो रहा है, यहां पर x इक्वल टू 0 पर एक शार्प पॉइंट आ रहा है, फर्क समझते हो ना? जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना रहा हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, टर्न करना या ना करना वो जरूरी नहीं है हमारे लिए। जैसे 0,0 पर भी टर्न कर रहे हैं, पहले कम हो रहा था फिर बढ़ना चालू हो गया, लेकिन जो ट्रांजिशन है, जो इसका मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जो जा रहा है, वो स्मूथली जा रहा है, काफी आया धीरे धीरे, पहले थोड़ा फ्लैट होना चालू हुआ, फिर दोबारा तेजी से बढ़ना चालू हुआ। यहां पर क्या है, एकदम से आया, एक वी टाइप बना, बिल्कुल शार्प पॉइंट, और फिर साथ के साथ उसने डायरेक्शन चेंज कर ली।
तो इसको बोलते हैं शार्प पॉइंट। यहां पर फंक्शन होगा नॉन डिफरेंशिएबल, कि अगर कभी हमें ग्राफ दे दे और बिना LHT RHT निकाले हमें कमेंट करना हो, लेकिन यहां पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। एक कारण तो इसका ये हो सकता है। अच्छा, नॉन डिफरेंशिएबल का और एग्जांपल क्या ले सकते हो, जरूरी नहीं है टर्न करे ही करे। मान लो ये सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, और ये यहां पर भी देखो टर्न कर रहा है हमारा फंक्शन, टर्न नहीं कर रहा ना, पहले भी बढ़ रहा था अभी भी बढ़ रहा है। इसमें तो क्या हो रहा था, पहले कम हो रहा था फिर बढ़ना चालू हुआ, यहां पर लगातार बढ़ ही रहे, लेकिन जो बढ़ने की रेट है वो इस पॉइंट पर एकदम से चेंज होगी। पहले थोड़ा कम स्पीड से बढ़ रहा था फिर एकदम से चेंज हो गया, तो इसको भी क्या बोलेंगे, शार्प पॉइंट बोलेंगे, शार्प कॉर्नर बोलेंगे। तो यहां पर भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये मत समझ लेना गलती से कि शार्प कॉर्नर सिर्फ वहीं पर आते हैं जहां पर फंक्शन टर्न करते हैं, कहीं और भी आ सकते हैं। अच्छा, और क्या कारण हो सकते हैं फंक्शन के नॉन डिफरेंशिएबल होने के, सेकंड रीजन ये हो सकता है fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। इसी लेक्चर में 3-4 बार बात हो चुकी है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। और क्या रीजन हो सकते हैं, एक रीजन ये हो सकते हैं आइदर LHT और RHT और बोथ। LHT RHT या दोनों एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे किसी भी कारणवश, ठीक है। और इसी में इनफाइनाइट वाला केस भी इंक्लूड हो गया, एग्जिस्ट ना कर रहे और इनफाइनाइट आ जाए। तो ये अलग अलग केसेस हो सकते हैं फंक्शन के नॉन डिफरेंशिएबल होने के, अलग अलग कारण हो सकते हैं। वर्टिकल टेंजेंट पढ़ा हुआ है वैसे पहले, सुनो हुआ वर्टिकल टेंजेंट, अभी बात करी वैसे जो वर्टिकल टेंजेंट कब आता है वैसे पता हो तो, छोड़ो फिर एओडी में बात करेंगे, पता हो तो लिखवा देता नोट, छोड़ो एओडी में बात करेंगे। तो ये अलग अलग केसेस है होने के, ठीक है। क्वेश्चन करके देखते हैं, थ्योरी इतनी है इसमें, कुछ नहीं और इसके अलावा। करें आगे, check the differentiability of fx is equal to sin x square तुम्हें चेक करने की फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, जीरो पर करो। ग्राफ बता दीजिए, मतलब किस चीज के ग्राफ की बात कर रहे हैं भाई तुम, ये वाले कह रहे हैं मोड एक्स फर्स्ट केस। हाँ, दिक्कत क्या है इसमें वैसे, मोड एक्स के केस में मैंने बस ये बोला कि अगर y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो यहां पर हमने देखा ही था कि क्या हो रहा है कि इस तरफ जो LHT है वो -1 आ रही है, जीरो के राइट हैंड साइड में जो डिफरेंशियबिलिटी है यानी RHT वो 1 आ रही है। तो एकदम से सडन चेंज आया इसमें। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx वो होता है 2x। अगर जीरो के लेफ्ट में बात करोगे तब भी इसकी वैल्यू जीरो आएगी, जीरो के राइट हैंड साइड में बात करोगे तब भी वैल्यू जीरो आएगी। तो भले ही ये फंक्शन हमारा टर्न कर रहे हैं लेकिन काफी स्मूथली टर्न कर रहे हैं। जीरो से जस्ट पहले या जीरो के जस्ट बाद इसकी रेट ऑफ चेंज जीरो को टेंड कर रही है, मतलब ये उतनी स्पीड से चेंज नहीं कर रहा। यहां पर तो इसने डायरेक्शन ही अपनी एकदम से बदल ली। मतलब एक तरह से ये कह लो ये तुम्हारा उस चीज का ग्राफ है कि अगर कांस्टेंट फोर्स लगाकर पहले एक्सीलरेशन जीरो हुई, मतलब वो करते हो ना वो वाला काम की वेलोसिटी जीरो हुई, या तो कि धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है अपोजिट डायरेक्शन से है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। ये किस चीज का ग्राफ हो गया एक तरह से? क्या बोलते हो उसको, एकदम से फोर्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं? एकदम से फोर्स लगाते हो चेंज हो जाता है इम्पल्स। वो इम्पल्स वाला केस हो गया कि एकदम से इम्पल्स दिया और गाड़ी ने अपनी पूरी स्पीड ही दूसरी डायरेक्शन में बदल ली, वो वाला फर्क आ गया एक तरह से। तो अगर ग्रेजुअल चेंज आ रहा है तो डिफरेंशिएबल है, सडन चेंज आ गया तो नॉन डिफरेंशिएबल है। करो ये वाला करो। ठीक है, जिसने भी आंसर दिया वो अभिनव उसको नॉन डिफरेंशिएबल पर नहीं बोला है तो डिफरेंशिएबल ही होगा। आ गया? वैसे एक चीज का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, मतलब जो मैं जिसकी वजह से लिखा है, वैसे सवाल तो आसान है, कभी भी अगर इस तरीके सॉरी, जैसे जीरो पर चेक करने, जीरो के एक तरफ एक पार्ट है, जीरो के दूसरी तरफ दूसरा पार्ट है, कभी भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करना। हो सकता है कि 70% केसेस में, 80% केसेस में तुम्हारा आंसर सेम आ जाए, लेकिन कभी ना कभी दिक्कत आ सकती है। तो अगर जैसे इस तरीके से फंक्शन को तोड़कर लिखो कि जीरो पर फंक्शन ये है और जीरो के अलावा फंक्शन ये, तो एलएचडी आरएचडी ही निकाल लिया करो, दो स्टेप फालतू हो जाएंगे लेकिन आंसर सही आएगा। तो जैसे अगर यहां पर करके देखें, अगर मैं बात करूं आरएचडी ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो, तो मैं यहां पर लिखूंगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, ए प्लस एच लिखते हैं, जीरो पर निकाल रहे हैं तो जीरो प्लस एच, माइनस में आएगा एफ ऑफ जीरो और अपोन में आएगा एच इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच मतलब एफ ऑफ एच। अगर एच पर वैल्यू निकाल रहे हैं तो एच भले ही जीरो को टेंड कर रहा हो लेकिन जीरो के इक्वल तो नहीं है ना, तो कौन सा पार्ट काम करेगा फंक्शन का? साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर काम करेगा तो ये बनेगा साइन एच का स्क्वायर। अच्छा, एफ ऑफ जीरो कितना है? एग्जैक्ट जीरो पर वैल्यू है जीरो, अपोन में एच। मैं यहां पर क्या करूंगा, अगर साइन का इनपुट जीरो को टेंड कर रहे हैं तो साइन को अपने इनपुट से रिप्लेस कर सकते हैं, साइन एच के स्क्वायर की जगह आएगा एच का स्क्वायर अपॉन एच, एच और ये आ गया जीरो क्योंकि एच जीरो को टेंड कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से मैं अगर एलएचडी की बात करूंगा, एलएचडी ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो, ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। दोबारा यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है जीरो माइनस एच, तो एफ के अंदर माइनस एच डलेगा, माइनस एच भले ही जीरो को टेंड करे लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं है, तो अभी भी साइन वाला पार्ट काम करेगा, तो यहां पर बनेगा साइन माइनस एच का स्क्वायर, नीचे आएगा माइनस एच क्योंकि एफ ऑफ जीरो तो अभी भी जीरो ही है, इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, साइन का इनपुट जीरो को टेंड करे तो उसको अपने इनपुट से रिप्लेस कर देंगे, साइन एफ एक्स ऑलमोस्ट एफ एक्स के इक्वल होता है अगर एफ एक्स जीरो को टेंड कर रहे हैं तो, अपॉन माइनस एच, इसकी वैल्यू भी आ गई जीरो। तुम चेक कर सकते हो एलएचडी आरएचडी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाइनाइट है और इक्वल है, तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है,
नहीं वो भी डिफरेंशिएबल, वो सेम चीज होती है। नहीं x पर नहीं निकालना ना अपने को, तो 0 पर निकालना है, तो क्यों इतनी मेहनत कर रही है फिर? देखा आएगा, एक मिनट रुक जा, मैं क्वेश्चन लिख दूं या तो दूसरा कर लिया नोट ये वैसे। हाँ सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हमेशा पावर 2 बनेगी, नीचे 1 बनेगी, कट कटा कर। वो तो फिर तू sin x का फॉर्मूला प्रूव करने की कोशिश करिए, sin स्क्वायर x का। ये sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमें तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर निकालना है, 0 पर। अब वही करो ना, x प्लस एच रखने की जरूरत नहीं है ना, हम 0 प्लस एच रखेंगे, हमें 0 पर निकालनी है। अगर मैं x प्लस एच रखूंगा ना, तो मैं एक तरह से sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर्मूला इसका क्या मतलब, एक तरह से डिफरेंशिएट करने पर क्या बनता है, 2 sin x cos x बनता है। फिर उससे वो चीज आएगी, उससे 0 पर डिफरेंशियलिटी नहीं आएगी, फिर 0 फिर अलग से दोबारा या तो पुट करना पड़ेगा। तो जो अगर पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालनी हो तो x प्लस एच रखने की जरूरत नहीं होती, 0 प्लस एच से काम चल जाता है। क्योंकि x प्लस एच की जब काम करते हैं तो थोड़े पंगे पड़ते हैं, फिर उसको एक्सपेंड वगैरह करना पड़ता है। लेकिन अगर यही हम साइन 0 प्लस एच रख लेते तो साइन एच, उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है अपने को, फायदा ही हो जाता है। चलो अगला सवाल लिखो। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। ये क्वेश्चन हमने कंटिन्यूटी में भी किया था। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m if f of x is equal to x raised to the power m sin 1 by x, और यहां पर लिखा हुआ है 0। तुम्हें बोल दिया कि 0 पर डिफरेंशिएबल है, तो m की पॉसिबल वैल्यूज बताओ, बाकी दिखा क्या करें बोलती बात। तो कैसे क्या करे, साइन स्क्वायर x करे ना, कर लो, बाकी वो क्वेश्चन करते रहो। ये बनेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b कितना होता है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ये आएगा साइन a प्लस बी साइन स्क्वायर a माइनस। वो तू बड़ा काम कर रही है, उतना बड़ा थोड़ा करूंगा वैसे भी। फिर तूने वही करा होगा ना, तूने क्या करा होगा, जैसे प्लस माइनस में आ रहे होंगे उसकी लिमिट अलग से निकाल ली होगी, कि अगर ये दिखा कि साइन एच -1 अपॉन एच है, तो साइन एच की लिमिट निकाल ली, साइन एच अपॉन एच की लिमिट 1 आ गई। वो नहीं करते ना, वो तब तोड़ते हैं। ये नहीं होता ना, ये इस तरीके से थोड़ा करते हैं, क्योंकि साइन एच की अगर बात करें, हालांकि इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें नोट डिफाइंड ही है, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ऐसा आ जाए तो साइन एच अपॉन एच को अब वो नहीं करते, 0 नहीं रखते, 1 नहीं रखते, क्योंकि मैंने कहा था कि प्लस माइनस में तब तोड़ सकते हैं जब ना ऐसा नहीं होता ना, साइन 0 0 वो टेंडिंग टू 0 है, वो ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखते, फिर वो तब रखते हैं जब हर पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। ऐसे इंडिविजुअली नहीं कर सकते ना, कि अब इसको 0 रख रहे हैं तो बाकी पार्ट की लिमिट आई नहीं आई, तो वो लिखना गलत है। हालांकि प्रॉपर तरीके से सोल्व करेंगे तब भी 0 ही आएगा, तब भी नॉट डिफाइंड आएगा। तो वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये टुकड़े में नहीं करना जो तूने किया होगा। वो तो फिर वो ये वाला काम नहीं है क्या इसमें? ठीक है करो भाई, चलो क्वेश्चन करो अपना। ग्रेटर देन 2 आई है, तो इसी चीज पे तो तुम्हारे मतलब एक तरह से वो हूं मैं। क्या करे, डिफरेंशिएट कर मारे ना तूने, क्या करे, नहीं करी होगी, ऐसे करेंगे वो, तुम्हें वो लगा। करो चलो बाकी लो। फिर सही नहीं है, उसमें कुछ गलती है, गलती चेक कर अपनी, क्या है गलती। देखो क्या करोगे, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी आरएचटी एग्जिस्ट करेगी। आरएचटी फर्स्ट प्रिंसिपल से ये आएगी, एफ ऑफ 0 प्लस एच
माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। 0 पर हमें वैल्यू दे रखी है 0। अगर हम एफ ऑफ एच की बात करें तो अंदर वाला इनपुट एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट काम करेगा। ये आ गया। यहां से सोल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच की पावर m माइनस 1 साइन 1 बाई एच, ये आएगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट भी होनी चाहिए। ये दोनों काम होने जरूरी है ना हमारे पास, एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो। अब याद करो ऐसा सा ही क्वेश्चन हमने कंटिन्यूटी में किया था, वहां पर मैंने ये कंसेप्ट करवाया था कि अगर हमारे पास साइन 1 बाई एच है तो ये वाला पार्ट ऑसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच में। तो जब तक अगर इस नंबर को 0 नहीं बनाओगे तब तक दिक्कत आएगी। तो इसको 0 सॉरी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करे। तो जब तक साथ वाला नंबर 0 नहीं होगा तब तक ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा, या कह लो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। अब साथ वाला नंबर 0 कब होगा? 0 की पावर m माइनस 1 है। 0 की पावर m माइनस 1 है, वो 0 होना चाहिए, तो पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि पावर जो है m माइनस 1 वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अच्छा, इक्वल टू 0 हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 की पावर 0 फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो m क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। अब 1 से बड़ा कितना भी m ले लो, ये वैल्यू 0 आएगी। ये नंबर ऑसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच में। ऑसिलेटिंग नंबर, ऑसिलेटिंग फाइनाइट नंबर छोटा सा, इंटू 0 करोगे तो 0 आ जाएगी। तो लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी, फाइनाइट भी आ गई। सेम प्रोसेस किसके साथ होगा? एलएचटी के साथ। वो एक ही काम है, वो कर लोगे वो अपने आप। हाँ, वो करने की जरूरत नहीं है, बस उसमें ये पंगा होता है कि फिर इसको बोलना पड़ता है कि m वो वैल्यू नहीं ले सकता जहां पर ये नंबर नॉट डिफाइंड ना हो जाए। जैसे -h की पावर m माइनस 1 बनेगा ना दूसरे केस में, जब -h की पावर m माइनस 1 करेंगे तो ऐसा ना हो जाए गलती से कि कहीं m की वैल्यू 3/2 हो जाए। तो 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा? -h की पावर 1/2 आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट हो जाएगा तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ नहीं सकता, इमेजिनरी हो जाएगा। तो वो पंगे नहीं पड़नी चाहिए बस। तो नॉर्मली इसी दिक्कत को दूर करने के लिए वो इंटीजर वैल्यू मांग लेते हैं बस। मैं लेकिन तुम्हें कंसेप्ट बताना चाह रहा था, अब कंसेप्ट भी ये नहीं बताना चाह रहा था, जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा बुकलेट का था किसी टाइम पर, मुझे पता नहीं, 2 साल हो गए मुझे भी देखे हुए। 2 साल पहले एक जो तुम्हारी बुकलेट है नया एडिशन लेके बैठे हो तुम लोग, हो सकता है क्वेश्चन ही ना हो या उसका आंसर चेंज कर दिया हो। 2 साल पहले अपनी जो जेनेसिस की बुकलेट है इसी में आंसर इस चीज का गलत दिया होता था, वहां पर ही क्वेश्चन था। वहां पर ये गलती क्या करता था वो भी देख लेते हैं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि वो दोहराओ ना। ये वही गलती करता था कि एलएचडी आरएचडी पर ना जाकर डिफरेंशिएट कर देता था। मान लो मैं यहां पर एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा? पहले एक्स की पावर एम को डिफरेंशिएट करोगे, एम एक्स की पावर एम माइनस 1 साइन 1 बाई एक्स वैसा का वैसा रहेगा, यही होगा ना? मुझे याद नहीं है, शायद होगा तो यही, मतलब इसी तरीके से गलत आता था। एक्स की पावर एम साइन 1 बाई एक्स का क्या होगा? कोस 1 बाई एक्स होगा, और इनटू में आएगा माइनस का 1 बाई एक्स के। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा? एम एक्स की पावर एम माइनस 1 साइन 1 बाई एक्स, और माइनस में आएगा एक्स की पावर एम माइनस 2 कोस 1 बाई एक्स। अब मैं इसको कहां पर डिफरेंशिएबल बनाना चाहता हूं? 0 पर। अगर मैं इसको 0 पर डिफरेंशिएबल बनाना चाहता हूं, वही दिक्कतें दोबारा आ रही हैं। 0 पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, 0 पर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अब ये नंबर ऑसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच में। उसी तरीके से cos ऑफ 1 बाई एक्स जो है ये भी ऑसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच में। तो इनकी वैल्यू सॉरी, इनकी एक यूनिक वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू तभी आ सकती है जब साथ वाले नंबर 0 हो। मतलब ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। इसको 0 करने के लिए x की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब बेसिकली m 1 से बड़ा होना चाहिए। इसको 0 करने के लिए भी m की पावर, मतलब x की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाहिए, यूनियन, इंटरसेक्शन, क्योंकि वो भी करवाना है वो भी करवाना है। मान लो इस पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसकी ना करी तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो m 1 से बड़ा, m 2 से बड़ा, तो किसकी बात मानेंगे? 2 से बड़ा। सेम आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा ऑब्वियसली। ये आंसर सही है, वो आंसर गलत है। क्यों आ रहा है ऐसा?
क्योंकि हमने यहाँ पर LHD RHD ना लगाकर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना गलत है, क्योंकि ये फंक्शन, जिस फंक्शन को हम जीरो पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो फंक्शन खुद ही जीरो पर डिफाइंड नहीं है। समझ रहे हो फर्क? क्योंकि जीरो पर इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रही, इसके अकॉर्डिंग आ रही है, तो इसलिए LHD RHD हमें सही आंसर देगा। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो गलत आंसर आएगा। लिख लेना और साथ में लिख लेना, कुछ भी लिख लो, मतलब इनकरेक्ट मेथड लिख लो चाहे, मतलब ये गलती नहीं करनी। और जो बोली है, अगर वो हिंदी इंग्लिश में कहानी बनाकर लिखनी है तो लिख लो। ये काम करना तभी सही होता है कि जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो वो उस पर डिफाइंड हो, उस पॉइंट पर। ये फंक्शन ही जीरो पर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो पर क्या होगा, लिमिट तो हम निकाल सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो पर साइन 1/0 नॉट डिफाइंड, तो जीरो उसके डोमेन में नहीं है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना गलत होगा। तो कंटिन्यूटी के लिए अगर याद हो तो क्या कंडीशन आई थी हमारे पास इसी क्वेश्चन में, कि m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डिफरेंशियबिलिटी के लिए ये कि m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। एक सवाल इसमें ये पूछता है कि कंटिन्यूअस हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो, तो m 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, तो 0 to 1 आ जाएगी। तो तीनों सवाल कर सकते हैं इसके बाद। याद नहीं करना, ऐसा नहीं रिजल्ट याद करने, करोगे तो 2 लाइन में वैसे ही एक सवाल हो जाएगा। डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx is equal to x minus e into 2 की पावर -2 और सॉरी पावर की पावर है 1/e-x। शायद ठीक है, सही है। ये पूरा फंक्शन है x नॉट इक्वल टू e पर, मैं बोल देता हूँ ढंग से लिख लेना, x माइनस ई इंटू में है 2 की पावर -2 और -2 की पावर है 1/e-x, और ये फंक्शन की वैल्यू 0 है अगर x e के इक्वल है, और तुम्हें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू e। तो बुकलेट में तुमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, बड़े बड़े से गंदे से, कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप काम करो। e प्लस एच ई माइनस एच पर LHD RHD निकालो, बड़ी आसानी से आंसर आते हैं। 5-6 लाइन के ऊपर का सवाल नहीं है ये। नहीं, गलत बोल रहे हो, कंटिन्यूस तो है। डिफरेंशियबिलिटी पे मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन कंटिन्यूस तो है, दोबारा चेक कर। और कंटिन्यूटी चेक ही क्यों कर रहा है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है ना तुझे। वो तो अगर तेरे दोनों चीजें पूछे कि कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल है, पहली बात तो तब भी चेक करने की जरूरत नहीं होती, सीधा डिफरेंशियबिलिटी निकालो। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस है, अगर LHD RHD फाइनाइट आ गए और इक्वल नहीं भी आ रहे तब भी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी तो अलग से चेक करने की हमें कभी भी जरूरत पड़ती नहीं वैसे, आइडियली सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी चेक करने से आंसर पता चल जाता है। हाँ वही ना, डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। क्या? हाँ ठीक है, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी बाद में चेक कर लेना उनकी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्योंकि मेन तो डिफरेंशियबिलिटी पूछता है पेपर में, कंटिन्यूटी क्योंकि बात हुआ है ना कि हाँ कंटिन्यूटी सिर्फ पहली बात तो आसान सवाल बनता है, दूसरी बात अगर डिफरेंशियबिलिटी पूछ रहे तो उसको पता है कंटिन्यूटी तुम्हें चेक करनी पड़ेगी, तो पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी या तो दोनों पूछेगा या सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी, या दोनों या एक ही पूछेगा डिफरेंशियबिलिटी बस। क्या रहे फिर LHD कौन निकालेगा? एक ही बात कैसे, अगर एक ही बात होती तो फिर चैप्टर ही खत्म ना हो जाता, अब मैं बस बोल देता कि हो गया खत्म, RHD निकल। मैंने कब कहा डिफरेंशियबल है? मैंने कहा कि मैं ये कमेंट नहीं करा कि डिफरेंशियबल है या नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि कंटिन्यूस जरूर है, उसने कहा था डिसकंटिन्यूस है, नॉन डिफरेंशियबल है। LHD कितनी आ रही है, RHD कितनी आ रही है, तो पता कैसे चला? किसकी इक्वल नहीं आ रही?
जीरो की इक्वल क्यों लेकर आनी है? तो ये कह रहे तूने क्या निकाला, आरएचडी निकाला, एलएचडी निकाला? आरएचडी निकाला। कितनी आई उसकी वैल्यू? 1/2। पहली बात तो गलत आई है। मान ले 1/2 आई भी है, तो इससे क्या हुआ? सिर्फ आरएचडी निकालने से क्या हुआ? जीरो की इक्वल क्यों करना है? किसने कहा जीरो की इक्वल करनी है? वो वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू पे मतलब नहीं है ना अपने को। y इक्वल टू एक्स है, dy/dx की वैल्यू 1 आती है जीरो पर। कहाँ पर जीरो 1/2 आ रही है? हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उसको चेक क्यों करना है? वो तो फालतू की चीज, वो एक तो सारी ऐसे सारे बैच में इकट्ठे ऐसे हो रखे। y इक्वल टू एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो उससे क्या मतलब हुआ? इक्वल, वो इक्वल थोड़ा होंगे, dy/dx और x थोड़ा इक्वल होंगे भाई। तो अगर फंक्शन की वैल्यू e पर 0 है तो वो है, उससे क्या मतलब है? एलएचडी आरएचडी तो अलग ही आएगी ना उससे, कुछ आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। फंक्शन की वैल्यू से क्या मतलब है यहाँ पर? मेन मुद्दा ये होता है कि एलएचडी आरएचडी इक्वल है। ये किसने बोला कि एफ ऑफ एक्स की भी इक्वल है? मैं करवाऊं? कर लो, एक आध तो कर लो तुम लोग भी। नॉन डिफरेंशिएबल है, एक की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है और एक की 0। पता नहीं भाई, जो जहां से दिए क्वेश्चन वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल बोला हुआ है, लेकिन 0 और 1 दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आरएचडी की बात करो, हमें चेक करनी है ई पर। मैं क्या लिखूंगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ई प्लस एच। ये तुम्हें बाद में कोई दिक्कत ना है और नोट्स पढ़ो तो याद आ जाए, इसलिए मैं पूरी कहानी इसी लिख रहा हूं। पेपर में इतना नहीं करना होता ऑब्वियसली। सीधा ई प्लस एच पुट करो, ई माइनस एच, और सोल्व कर लो। वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ई प्लस एच का मतलब जहां जहां एक्स दिख रहे हैं वहां पर ई प्लस एच पुट करना है। ई प्लस एच में से ई गया, कितना बचेगा? एच इंटू 2 की पावर -2। -2 की पावर कितनी आएगी? 1 अपॉन ई में से ई प्लस एच गया, कितना बचेगा? -h आएगा। अच्छा, एफ ऑफ ई कितना है? 0 है। इस पूरे को डिवाइड करना है एच से, एच से एच काट सकते हैं। एच 0 को टेंड कर रहे हैं, तो -1/h किसको टेंड करेगा? माइनस इंफिनिटी को, क्योंकि बताया था भले ही h 0 लिखते हैं लेकिन वो एक्चुअली 0 प्लस होता है, तो नेगेटिव इंफिनिटी को टेंड करेगा। 2 की पावर माइनस इंफिनिटी कितना आएगा? 0। 0 को टेंड करेगा। 2 की पावर 0 कितना आएगा? 1। तो RHD 1 आ गई। तो देखने में गंदा था ना, करने में कितना आया? एक लाइन भी, वो भी इतना तो लिखना ही होता है, इतना इतना सा पार्ट है इसका। तो क्वेश्चन की शक्ल देखकर जज मत किया करो उसे। LHD x tending to E f of x, limit h tending to 0 f of E minus h माइनस f of E अपॉन में आता है माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस। जहां जहां x दिखेगा वहां पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस h, e माइनस h। e माइनस h में से e गया, माइनस का h बचेगा। वही कहानी दोबारा होगी, 2 की पावर -2। e में से e माइनस h गया, इस बार कितना बचेगा? 1/h। यही आएगा। f ऑफ e 0 है, अपॉन में आएगा -h, कैंसिल आउट होगा। अगर h 0 को टेंड करे तो 1/h किसको टेंड करेगा? इंफिनिटी को। 2 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस इंफिनिटी। 2 की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होगा? 0। टुकड़ों में सोल्व करते जाओ, बस ये 0 आ गया। तो LHD RHD दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाइनाइट है, लेकिन इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू E। अच्छा, ये बात कहनी सही होगी कि कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू E। मुझे कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है इस टाइम पर, क्योंकि RHD LHD फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहे हैं, बस इक्वल है नहीं है, भाड़ में गया। कंटिन्यूटी के पर्पस से देखा जाए तो E पर कंटिन्यूअस आएगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं। आ गया समझ क्या करना है? नोट कर लो, आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ढंग से नोट्स पढ़कर आना।